नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट के आपके एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से उसके प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम दिसंबर 2020 सबसे लेटेस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उससे स्टार्ट कर रहे हैं। उससे बैक के क्रम में जो है वो चलेंगे। जूनियर लेवल के जो आपके पेपर हैं, पेपर 2 जो है उसके भी हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। तो पेपर 1 to 5 दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ था, जो सीडीपी सेक्शन है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, टोटल 30 प्रश्न जो आए थे वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाकर ही रखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है उसमें जो प्रश्न है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, सीटेट में आप भी जानते हैं। तो हो सकता है एक पूरी स्क्रीन पर आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे, इसलिए थोड़ा बहुत प्रश्न को छोटा भी जो है हम कर देंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला प्रश्न कि विविध पृष्ठभूमियों के जो अधिगमकर्ता होते हैं उनको संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत जो आकलन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। अब यहाँ पर आपने क्या टर्म पकड़ा? नकारात्मक को आप बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए। तीसरा कह रहा है विविधता संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत टालनी चाहिए, तो टालना की बात हो रही है, ऑप्शन ए आप काट दीजिए। डी कह रहा है विविध जो विन्यास है उनसे उदाहरण लेने चाहिए। अब बताइए, हमने क्या बताया आपको तरीका कि आपको पहले जो एकदम नकारात्मक है, जो आपके आंसर हो ही नहीं सकते, उनको हटा देना है। अब जो जो बचे उनमें छाट लीजिए। बात हो रही विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो अधिगम करता है उनको संबोधित करने के लिए अध्यापक सभी के लिए मानकीकृत जो आकलन है उसका इस्तेमाल करेगा, और या तो फिर आप विविध जो विन्यास है उससे उदाहरण जो है वो लेगा। क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि विविध विन्यासों से उदाहरण जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या होता है, अलग अलग स्थान से विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, जाति, वर्ग, आय, यानी कि इन सबको ध्यान में रखते हुए अध्यापक क्या करेगा, अलग अलग पृष्ठभूमियों, संस्कृति, अनुभव, इनके जो अधिगम करता है उनको साझा करेगा। तो वही पूछा गया था, विविध पृष्ठभूमियों से के अंत अधिगम जो करता है, कोई केरल का है, कोई दिल्ली का है, अलग अलग जगह के हैं, उनको अगर संबोधित करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो एग्जाम्पल है विविध जो विन्यास है उनसे आप ले लीजिए और उससे आप जो है उन्हें संबोधित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों से डर की भावना पैदा कर, देखिए मैंने क्या कहा, जो निगेटिव है वो आप डायरेक्ट काट दीजिए, मतलब आपको जब ऑप्शन लास्ट में छाँटने हैं तो आपको पता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर या समस्याओं के हल के लिए अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। समरूपों के इस्तेमाल को आप बढ़ावा देंगे। बात हो रही है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रेगुलर जो है उसके संदर्भ में प्रैक्टिस की जाए, तो वही से संबंधित देखिए यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है उसको बढ़ावा जो है वो देकर, तो ये आपका उतना नहीं सही होगा। ए वाला ऑप्शन, मैंने क्या कहा, अधिक से अधिक जब बार-बार आप प्रैक्टिस कराएँगे तो लगातार अभ्यास वर्ड आ रहा है और कार्यान्वयन पर जोड़ देंगे, तो बस सी वाला ऑप्शन सही होगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य जो है वो किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत जो है उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अब जब नहीं वर्ड हो गया तब वहाँ पर चीज़ें बदल जाएँगी, यानी नकारात्मक जो शब्द हैं उनको आपको लेकर प्रश्न ऑप्शन को काटना नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो पहला है आपका कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना जो है वो बनाना। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तीसरा कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, और चौथा कह रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। तो जो भी बच्चे हैं ऐसे जो अधिगम या सीखने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उसे जूझ रहे हैं, तो ऐसे छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को ये नहीं करना चाहिए कि जो जटिल संरचना है उनका उपयोग करें। जटिल मतलब थोड़ा-सा कठिन टाइप की, तो बी वाला ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, प्रश्न में नहीं ही जो है वो पूछा गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं कि सृजनात्मकता की जो पहचान है उसका प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है? अति सक्रियता होती है उस जिस भी बालक में आप सृजनात्मकता देख रहे हैं या उसमें गुण देख रहे हैं, या असतर्कता होती है,
कम परिज्ञानता होता है या अपसारी चिंतन होता है। देखिए, अब यहाँ पर नेगेटिव कौन से, एक असतर्कता, सतर्कता जो है ना होना, जिसके आगे ये आ लग जाता है मतलब वो चीज़ नहीं है। जैसे ज्ञान के आगे आ लग जाता है तो अज्ञान हो जाता है, मतलब फिर ज्ञान नहीं है। तो असतर्कता ये कहीं से लक्षण नहीं है सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिविटी। दूसरा के बाद तीसरा भी ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, कम परिज्ञानता। ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। बचा आपका अतिसक्रियता या अपसारी चिंतन। अब बताइए, जो सृजनात्मक बालक होगा उसमें अतिसक्रियता आपको देखने को मिलेगी या फिर अपसारी चिंतन। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, आप देखेंगे किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से, अलग-अलग तरीके से दूर का सोच सकते हैं। तो वो जो सोचना आ रहा है, थिंकिंग आ रही है, वो आती है अपसारी चिंतन में। तो आप क्या कहेंगे? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 5वां। इनमें से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन-सा है? पहला कह रहा है कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, दूसरा कह रहा है अनुकरण, नकल और दोहराना, तीसरा कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद कर लेना, या चौथा कह रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अब देखिए, यंत्रवत याद करना, रटना, मैंने पहले कहा है ये सभी आंसर नहीं होंगे, ये ऑप्शन कट जाएगा। बात हो रही है अध्यापन अधिगम का सबसे बढ़िया तरीका या सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है, तो यंत्रवत याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए क्या कर सकता है, नकल करना, दोहराना, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल भी नहीं सही है। तो बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, जितने भी नेगेटिव टाइप के हैं। अब कह रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो आप कहेंगे बिना विश्लेषण, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये भी एक नेगेटिव टर्म इसमें जोड़ दिया गया है कि विश्लेषण किए बिना ही जो है अवलोकन करें। तो इस टाइप से इस ऑप्शन को भी आप काट सकते हैं। तो अगर नहीं भी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो सीटेट में ये चीज़ अच्छी होती है कि आप ऑप्शन यहाँ पर छाँट कर भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन संकल्पनाओं के बीच, संकल्पना मतलब क्या होता है? कंसेप्ट जैसे हम बनाते हैं, तो उसी के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। छठा प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि पहला कह रहा है कि इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएँगे, किसी बच्चे को अलग नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के जो शोधन है उस पर निर्भर है, केवल वर्ड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों से अलग कर रहा है। तो क्या अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही है? तो अधिगम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से क्षेत्रों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा आपका। जो ये केवल लगा होता है ना, ये क्या करता है, एक सीमित जो क्षेत्र है वहीं तक चीज़ों को बाँध देता है। तो आपको इस टाइप के ऑप्शन भी नेगेटिव सेंस में ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। बाकी पढ़ा पूरा सेंटेंस किया करिए ताकि आपको समझ में आए। तीसरा कह रहा है इसके आधार पर दंड की जो मात्रा है वो निर्धारित कर सकते हैं, तो आपका सी ऑप्शन भी कट जाएगा। पहले मैंने कहा दंड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमने काट दिया। हम प्रश्न अगर ना भी पढ़ते तो क्या हम आराम से इन तीनों ऑप्शन को काट के डी ऑप्शन तक नहीं समझ सकते थे? तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये आपका सही हो जाएगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की जो विभिन्न त्रुटियाँ हैं, उनका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की उसे समझ होगी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण भी जो है वो होगा। 7वां प्रश्न है अधिगम की जो अभिप्रेरणा है, उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। अब देखिए, जो बच्चा है कोई चीज़ सीख रहा है, अब उसको आप मोटिवेट जो है, जो करते हैं, उसको लगातार कायम कैसे रख सकते हैं? जैसे आप अभी समझिए कि किसी बच्चे को आपने समझाया है कि बेटा पढ़ो, तो वो थोड़ा-सा समझा आपकी बात और पढ़ने लगा। फिर क्या है, दोबारा समझाया, तो फिर उसने पढ़ा और फिर पढ़ने लगा। फिर वही चीज़ जब बार-बार आप रिपीट करते हैं, यानी 10वीं बार जब आप समझाएँगे, तब वो जो मोटिवेशन आप उसे दे रहे हैं, वो इतना काम नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यानी एक बार तो आपने कर दिया, पर आगे भी उसको कैसे आप कंटिन्यू रखेंगे? बच्चे को आप बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे, मतलब बच्चा बहुत आसानी से चीज़ों को कर ले, तो उससे वो मोटिवेट रहेगा, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देंगे। मैंने क्या कहा? रटना, याद करना, इस टाइप की चीज़ें ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। बच्चे को दंड आपको कभी नहीं देना है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या बहुत आसान क्रियाकलाप, ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए,
अगर आप आसान क्रियाकलाप देंगे, आप खुद से सोचिए तो बच्चा अधिगम कैसे करेगा? बच्चा सीखेगा कैसे? क्योंकि कहीं न कहीं जब आपको पहले से कोई चीज़ आ रही है, वो आसान है, तो उसमें आप सीखते नहीं हैं, वो चीज़ आप केवल रिपीट करते हैं। आपको चीज़ों को सिखाना है, तो आसान क्रियाकलाप वाला भी ऑप्शन आप यहाँ से काट सकते हैं। डी ऑप्शन बचा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जो है वो जोर देकर कायम रखा जा सकता है अधिगम की अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा का अर्थ जानते हैं मोटिवेशन होता है, तो आपका यही ऑप्शन डी वाला सही होगा। 8वाँ प्रश्न है, शर्मिंदगी जो है ये बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। मतलब आपने इंसर्ट कर दी बच्चों के, या अंदर से उसको इंसर्ट महसूस हो रही किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि उसकी रैंकिंग नहीं अच्छी आई है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो क्या बच्चे को अधिगम के लिए वो अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है? आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि हर बच्चा एक ही तरीके से हो कि उसकी रैंक अच्छी नहीं आई तो जो है वो और ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट हुआ और अगली बार और अच्छी रैंक लाने का सोचेगा। कुछ छात्र ऐसे भी तो होते हैं, वो पढ़ाई कहते हैं, "अरे! पढ़ने-लिखने में कुछ नहीं रखा है, हटाओ सब नंबर-वंबर आएँगे नहीं।" ऐसे वाले भी तो बच्चे होते हैं। तो अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली आप शर्मिंदगी को नहीं कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये तो सीधे-सीधे गलत है। आप शर्मिंदगी क्यों बार-बार जो है सामने फेस करेंगे, कराएँगे बच्चे को? या तीसरा कह रहा है का शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है और डी वाला सही है कि इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं बच्चे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े, बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जो मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताया। तो यही आपको सही जो है वो हो जाएगा। बाकी संज्ञान से संबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संज्ञान से संबंधित आपने डी वाले ऑप्शन से ही देख लिया। 9वाँ प्रश्न कह रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना है उसमें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो अधिगम का संरचनात्मक विचार होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर ही निर्भर रहते हैं, या बच्चे जो हैं उनकी कोई भूमिका ही नहीं होती है, या बच्चे पूरी तरीके से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तो संरचनात्मक विचार जो अधिगम का होता है, ये कहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दर्शाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर भी ऑप्शन कट जाएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसे तो आप बिल्कुल ही काट सकते हैं, क्योंकि बच्चों की भूमिका तो पूरा बाल मनोविज्ञान ही आधारित है उस पे, तो भूमिका कैसे भला नहीं होगी। पूर्ण रूप से बच्चे जो हैं वो वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी नहीं सही है, बस ए वाला ही सही है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते हैं, तो ए वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन-सी धारणा आपको बताना है उपयुक्त है? पहला कह रहा है प्रयासों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, प्रयासों से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जैसे आप साइकिल सीख रहे हैं या मोटरसाइकिल सीख रहे हैं या कार सीख रहे हैं, पहली बार में थोड़ी नहीं सीख जाते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, प्रयास आप करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। जैसे चींटी कहते हैं ना कि बार-बार प्रयास करती है, फिर एक ना एक बार वो चढ़ ही जाती है, तो वैसे ही आप भी अधिगम करते हैं, यानी कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसमें बार-बार प्रयास करते हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, तो सीधे ही काट दीजिए। असफलता अनियंत्रित है, तो ऐसा भी नहीं है। असफलता जो है जैसे-जैसे अधिगम बढ़ता जाता है, एक टाइम पर नियंत्रित हो जाती है। मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि हर बार आप असफल ही होंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि हर बार आप सीखेंगे, गिरेंगे ही। मतलब चीज़ें जब आप सीखते जाते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो जो असफलता है उससे आप सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये अनियंत्रित जो है वो नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। फिर कहता रहा है योग्यता सुधार्य है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आंसर होगा। और योग्यता अटल है, तो ये भी आपका नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और अधिगम जो है उसके 3 नियम होते हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। मुख्य नियम जो है उसमें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम 3 नियम होते हैं मुख्य नियम में। और गौड़ नियम में आपके अलग होते हैं, इसमें मनोवृत्ति का नियम वो सारे, क्योंकि यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन अभी आया भी था और पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन-सा मुख्य नियम नहीं है, इस टाइप से। 11 प्रश्न देखते हैं, इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आएँ तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके हाल ही में पेपर हुए हैं, उनको हम आपका कंप्लीट करा दें, ताकि एक अंदाज़ा आपको लगता है जो लेटेस्ट के पेपर हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं, तो आपको भी अपना जो लेवल है चेक करने में हेल्प मिलती है।
तो 11 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन-सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ जो है उसमें बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो जो संकल्पनात्मक समझ है, क्या बार-बार परीक्षाएँ कराने से बच्चे में आ जाएँगी? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि ये बार-बार टेस्ट लिए जा रहे हैं, बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, तो उसमें समझ कहाँ से आएगी? तो ए वाला ऑप्शन तो यहाँ से कट जाएगा। दूसरा कह रहा है अन्वेषण और संवाद, तो अन्वेषण और संवाद एक अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरा कह रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएँ, तो कुछ हद तक जो है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएँ भी सही हो सकता है। चौथा कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये तो आपका नहीं सही होगा। अब बी या सी में से कौन-सा सही होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे जो प्रतिस्पर्धा है वो तब कराई जाती है, कोई कॉम्पिटिशन हो गया, जब जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, उनको सारी चीज़ें पहले से आती हैं, उनमें से कौन-सा बेस्ट है बच्चा, उस टाइप की चीज़ें। पर यहाँ पर तो बात हो रही है संकल्पनात्मक समझ की। तो समझ विकसित करना है आपको या उसमें बढ़ोतरी करना है, तो क्या प्रतिस्पर्धा से जो है वो समझ में बढ़ोतरी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बी वाला ही आपका सही होगा, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। जैसे कि समस्या का व्यावहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए अगर आप बच्चे को जोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ों को समझेगा और कहीं न कहीं उसके संदर्भ में जो है, जो अपनी संकल्पना है, वो बनाएगा। इसी प्रकार संवाद भी जो है, बच्चे आपस में कर सकते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा जो चिंतन कौशल है, उसको विकसित करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो वो भी आप कह सकते हैं, कुल मिलाकर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12 प्रश्न देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको सीखने में जो है वो कठिनाई होती है जब अधिगम जो है सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो कठिनाई कब होती है? अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब बच्चा अंदर से ही मोटिवेट है, तो उसे भला सीखने में कठिनाई कैसे होगी? ये वाला ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट ही कट जाएगा, डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। पहला कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो क्या सामाजिक संदर्भ सीखने में कठिनाई से संबंधित है? आप कहेंगे नहीं, ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए या सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, इन दोनों में से आपका कोई आंसर जो है वो हो सकता है। वैसे बच्चा सीखने में कठिनाई तब ज़्यादा महसूस करेगा जब सूचना उसे क्या की जाए, अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, क्योंकि सीखना क्या होता है, समग्रता जो होती है, एक रूपता होती है, पूर्णता होती है, उसमें आपका पॉसिबल होता है, संभव होता है। ना कि आप कहेंगे तब जब ज्ञान को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए या विषयों में बाँटा जाए। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी वाला सही होगा। सी इस चीज़ को ऐसे भी समझिए कि जैसे बच्चे को आपको सिखाना है साइकिल, साइकिल से सिंपल सा आप एग्ज़ाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ। इस बच्चे को साइकिल सिखाना है आपको। अब सूचना उसको अलग-अलग टुकड़ों में कैसे दी जा सकती है? मतलब कि आपने क्या किया, उसको पैडल चलाना बता दिया कि ऐसे-ऐसे बेटा पैडल चलेंगे, पर जो हैंडल सँभालना है वो नहीं बताया आपने। उसको आप बाद में बता रहे हैं, तो क्या है, सीखने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? जब वो चीज़ों को एक साथ जानता है, फिर एक साथ उन चीज़ों का उपयोग करता है, वही मैंने कहा ना कि समग्रता से ही सीखना संभव होता है। तो वो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 13 प्रश्न कह रहा है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन-सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना या उच्च भय या निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो बताइए कौन-सा सही होगा? देखिए, उत्तेजना जो होती है बहुत ज़्यादा भी नहीं सही होती है, बहुत कम भी नहीं होती, मतलब कम होगी तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सीखने में और बहुत ज़्यादा होगी तो ओवर वो भी बेकार होता है। तो ज़रूरी क्या है? संतुलित होनी चाहिए। तो देखिए संतुलित वाला केवल ए वाला ऑप्शन है, संतुलित उत्तेजना। भय की बात करें तो भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो उच्च भय यहाँ दे रखा है, यहाँ भी उच्च भय दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन सीधे कट जाएँगे। कोई भय नहीं सही हो सकता है, कोई भय सही नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कोई उत्तेजना ही नहीं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और कोई भय नहीं और संतुलित उत्तेजना, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवांशिकता केवल पर्यावरण। मैंने अभी क्या बताया था एक पिछले प्रश्न में कि जो केवल है, इन क्या करते हैं, लिमिट तय करते हैं। इस टाइप के प्रश्न नेगेटिव सेंस में ही आते हैं और विकास, जब बच्चे के विकास की बात कर रहा है
तो वो केवल और केवल आनुवांशिकता पर ही आधारित नहीं होता है, केवल और केवल पर्यावरण पर आधारित ही नहीं होगा। ना आनुवांशिकता, ना पर्यावरण बिल्कुल ही नहीं होगा। बी वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों का पारस्परिक रूप देखने को मिलता है। 15 प्रश्न, एक कार्य के दौरान सायना जो है वो स्वयं से जो है वो बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति जो है वो कर सकती है। लेव जो वाइगोत्स्की हैं, उनके भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए जो विचार हैं, उनके अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है, वो क्या दर्शाता है? मतलब देखा होगा आपने, बहुत बार आप खुद से बातें करते हैं, आप कुछ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ लोग घूमते-टहलते सोचते हैं, कुछ लोग शीशे में देखकर खुद से बातें करते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, उनके भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार जो व्यक्तिगत वाक है या जिसको हम सेल्फ टॉक कह सकते हैं, ये क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रिता को, मनोवैज्ञानिक विकार को, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को या स्व-नियमन को? तो बताइए कौन-सा सही होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन स्व-नियमन, डी वाला ऑप्शन स्वनियमन जो है, यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ना ये आत्म केंद्रिता में आएगा, मनोवैज्ञानिक विकार तो किसी प्रकार का है ही नहीं है और अपरिपक्वता भी नहीं है। परिपक्वता के आगे देखिए क्या लगा है? आ लगा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। आप ए और डी में कन्फ्यूज़ हो सकते थे, आत्म केंद्रिता या स्वनियमन, तो आपका स्वनियमन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन जो पद्धति है, उनका लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। विद्यार्थी जो है उनकी ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थी की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना होता है या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी पहचान करना होता है या फिर विद्यार्थियों को नामांकित करना होता है या फिर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना होता है? तो बताइए कौन-सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे देखिए विभाजन तो कोई आधार ही नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन तो सीधे-सीधे काट दीजिए। विद्यार्थियों को नामांकित करने से कोई मतलब ही नहीं है। पुरस्कार वितरण के लिए उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये जो पुरस्कार वितरण की यहाँ पर बात की जा रही है, ये कभी भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि बच्चे मोटिवेट हों, आगे और अच्छा करें। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं पुरस्कार होता है। बचा ए वाला ऑप्शन, यही सही होगा कि जो विद्यार्थी की ज़रूरत है, आवश्यकताएँ हैं, उनकी पहचान करना। अब देखिए जैसे मूल्यांकन किया, एक क्लास में एक बच्चे के 10 ही नंबर आए 100 में, एक बच्चे के 90 नंबर आए, तो जिसके 10 नंबर आए उसे क्या है? उसे है आवश्यकता किसकी? और ज़्यादा मेहनत की। उसकी क्या है? ज़रूरत, उसको और ज़्यादा उस पर मेहनत करने की, तो उसकी पहचान की जाती है मूल्यांकन पद्धति से। 17 प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे ये प्रदान करने का फैसला लेती है। एक गतिविधि करा रही है, छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका ने ऐसे संकेत करने का फैसला जो है यहाँ पर किया। लेव जो वाइगोत्स्की हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये जो योजना है, वो क्या है? छात्रों में प्रत्याहार, निकास प्रवृत्तियाँ ये पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी, बच्चे को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी या अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम जो है वो करेंगे। तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि जो अधिगम है उसके लिए ये जो गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, ये जो है वो एक पाड़ या आधारभूत संरचना का जो है वो काम करेंगी, जिसको हम क्या है ढाँचा भी जो है वो कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी अर्थहीन वाला ऑप्शन देखिए यहाँ से आप काट सकते थे, अर्थहीन कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, तो काहे बात के लिए आप सोचेंगे कि टीचर सिखाएगी? अगर अर्थहीन होगा तो क्यों टीचर ये सारी चीज़ें सिखाएगी? ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित आप उन शब्दों से कैसे कर सकते हैं? ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करना भी इसका उद्देश्य नहीं होगा। ए ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ए और डी में आप सोच भले सकते थे, बी और सी तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म से ही ऑप्शन काट सकते थे। 18 प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन जो है वो रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के जो है वो रोते नहीं हैं। तो पिता का ये कथन जो है वो किस प्रकार का है? लैंगिक भेदभाव को जो है वो कम करता है या फिर
लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है या फिर लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको दर्शाता है या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको दर्शा रहा है, यहाँ पर लड़के लड़की का विभेद दिखाया जा रहा है। तो यही आपका जो है वो सही होगा, भेदभाव नहीं होगा क्योंकि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसी को लेकर बात की जा रही है। इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह करके भी जो है वो कहते हैं। जैसे पहले से कोई चीज़ के बारे में असम्पशन बना लेते हैं हम कि ऐसा ही होगा, तो वही यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाएगा। 19 प्रश्न आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक जो अंक हैं, उनके आधार पर नामांकित करना चाहिए। बी ऑप्शन कट जाएगा। बच्चों को अंकों के आधार पर आप ऐसे बाँटेंगे, फिर मतलब क्या रह जाएगा समावेशी शिक्षा का। तीसरा कह रहा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन, बिल्कुल कट जाएगा ऑप्शन। बच्चों को बाँध के आपको नहीं रखना है किसी पाठ्यक्रम में। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की बात की जा रही है तो डी ऑप्शन हो सकता है। अब ए या डी में से ज़्यादा बेहतर कौन है? ज्ञान की संरचना के लिए आप प्रचुर मौके देंगे, उससे प्रगतिशील कक्षा में ज़्यादा हेल्प मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे। अब कॉम्पिटिशन में अब कोई बच्चा, मैंने अभी बताया भी था, एक क्वेश्चन आया था कि जो कोई किसी बच्चे को आता ही नहीं है, कोई बच्चा कम अंक वाला है, तो उसके लिए फिर ये कॉम्पिटिशन किस टाइप से होगा? वो तो फिर रह जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला सबसे ज़्यादा बेहतर है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 20 प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को जो है वो दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत। यहाँ पर थोड़े से अलग-अलग नाम दिए हुए हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए। आप कोशिश ये किया करिए इंग्लिश वाले नाम भी देख लिया करिए क्योंकि यहाँ पर हिंदी के बहुत से नाम देखने को मिल जाएँगे, इंग्लिश के आपको जो नाम होंगे वो फिक्स होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। तो डी वाला यहाँ पर प्रथागत जो है वो सही हो जाएगा। किसी कार्य को करना या इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये आपका प्रयागत चरण को दर्शाता है। यहाँ पर जो नाम दिए हैं, वैसे आपको नाम कौन देखने को मिलते हैं? तो पूर्व परंपरागत और दूसरा परंपरागत, जिसको रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, और तीसरा पश्च परंपरागत, और इसमें भी अलग-अलग डिवीज़न है। तो जो नाम इंग्लिश के हैं वो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पर प्रथागत करके जो ऑप्शन है वो सही होगा। वैसे प्रथा पूर्व और उत्तर प्रथा, इसी के देखिए तीनों के नाम दे रखे हैं। 21 प्रश्न है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। दूसरा कह रहा है परिवार और जो जनसंचार है वो दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तीसरा कह रहा है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। और चौथा कह रहा है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तो बताना आपको ये है सही कौन सा होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला सही होगा कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है और जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक में आता है किसके? सामाजिकरण के। तो सामाजिकरण के बारे में ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है 22 प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो किस पर जोर देता है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि ये जो है बुद्धिमत्ता की विभिन्न जो दशाएं हैं, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत? तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उनके द्वारा दिया गया था। 23 प्रश्न है जीन पियाजे जो है उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें विकास का मुख्य गुण जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो पूर्व या संक्रियात्मक अवस्था जो सबसे पहली स्टेज होती है, इसमें आता है आपका सोच या विचार जो है उसमें केंद्रीकरण। इसको हम पूरा डिटेल में अलग पहले देख चुके हैं। सीटेट की प्लेलिस्ट में बाल विकास सेक्शन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ये सभी जो विशेषताएं हम देख रहे हैं ना कि किसमें कौन सी आती हैं, ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं। 24 प्रश्न है विकास के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही है आपसे पूछा गया है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होती है। अब ऑप्शन आप काटना सीख गए हैं तो केवल वाला ऑप्शन सीधे काट देंगे आप। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये हो सकता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है, ये हो सकता है।
केवल वाला यहाँ पर भी कट जाएगा कि केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है। तो बी या सी में से कौन-सा सही होगा ज़्यादा बेहतर? तो आप कहेंगे कि विकास जो होता है बहुआयामी होता है, यही आपका सही होगा। क्योंकि जो विकास की दर होती है वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। जैसे सीखने का पठार आपने देखा है ना, तो वहाँ पर विकास की जो गति होती है क्या होती है? रुक सी जाती है, थम सी जाती है, मंद हो जाती है। तो दर हमेशा एक जैसी एक समान नहीं रहती है, सभी संस्कृतियों में सभी के लिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकास बहुआयामी होती है, यही आपका सही है। 25 प्रश्न लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है, वो सांस्कृतिक उपकरणों पर ही जो है वो जोर देता है। यही आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। 26 प्रश्न है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या फिर मनोवैज्ञानिक उपकरण या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो जब भी बात होती है किसकी? संज्ञानात्मक क्षेत्र की, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक क्षेत्र की, तो नाम आता है स्कीमा का। स्कीमा या मनोबंध भी आप कह सकते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। और स्कीमा का बनना-बिगड़ना लगा रहता है। बालक द्वारा जो भी ज्ञान अर्जन किया जाता है ना, वो विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, मॉडिफ़ाई होता रहता है, परिमार्जित आप कह सकते हैं होता रहता है। तो यही आपका स्कीमा यहाँ पर सही होगा। 27 प्रश्न है, एक समावेशी जो कक्षा है उसमें किस पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों के अलगाव पर। देखिए, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है। अलगाव से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये अवसर जो वर्ड होता है, ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या अविभेदी समरूपी निर्दोष। अविभेदी वाला कट जाएगा। बी या सी में से कौन-सा बेहतर हो सकता है? तो बी आपका यहाँ पर सही होगा कि अधिक से अधिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए समावेशी कक्षा में। 28 प्रश्न आपका है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या फिर विकलांग छात्र। क्लियर आपको देखिए ना, इस प्रश्न से ही समझ में आ रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या कहता है कि दिव्यांगता वर्ड, पहले क्या होता था? विकलांग वर्ड होता था, अब आपका दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इस दिव्यांग जन जो है लिखा हुआ है, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि अशक्त की बात ही नहीं करेंगे, मंदित छात्र, विकलांग छात्र बिल्कुल कट जाएगा, तो बस ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 29, और इसके बाद आखिरी प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 29 प्रश्न कह रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, इस टाइप से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इन्हीं का ही क्रम आगे-पीछे कर रखा है, आपको बताना है सही कौन-सा होगा। तो जब बात हो रही जन्म से किशोरावस्था, जब आप बचपन में थे, तो क्या वो सोच पाते थे जो आपके समक्ष में है ही नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या है, आप स्टार्ट करते हैं मूर्त या अमूर्त में, पहले क्या? तो सबसे पहले मूर्त, जो चीज़ आप आँखों के सामने देख सकते हैं, उसके बारे में सोचना-विचारना। अब इस ये तो आपको क्लियर हो गया, मूर्त, अमूर्त में सबसे पहले मूर्त आएगा, तो जिसमें अमूर्त पहले आया है, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। इसमें भी अमूर्त पहले आया, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक में सांवेदिक आपको पता होना चाहिए, संवेदनाओं के आधार पर जो बच्चा सीखता है, वो कहाँ सीखता है? शैशवावस्था में सीखता है। बच्चा छूकर और महसूस करके, इस टाइप की चीज़ें। तो बस आपका क्लियर हो गया कि जब सबसे पहले इनमें संवेदना आएगा, तो सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, यही वाला क्रम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, चीज़ें थोड़ी भी समझ में आई हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा। आगे भी जितने भी पेपर, जब तक पेपर आपका होगा उससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हो चुके हैं, पेपर 2 के भी जो पेपर हो चुके हैं, वो सभी जो है वो करा देंगे। तो और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, कि एक प्रतिभाशाली या प्रगतिशील कक्षा जो है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार जो है वो देखा जाना चाहिए? प्रश्न को समझ लीजिए, ऑप्शन को हम अलग से जो है वो देखते हैं। पहला कह रहा है कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा कह रहा है अध्यापन जो अधिगम प्रक्रिया है उसकी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा कह रहा है
कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा तो बिल्कुल नहीं है, आपका यहाँ से ही काट देंगे। असफलता तो बिल्कुल ही नहीं है, आपका ये भी कट जाएगा अधिगम के पक्ष पर। तब 2 ही ऑप्शन बचे। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड हो सकता है या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो परियोजना है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये देखिए प्रश्न क्या बात कर रहा है, एक प्रगतिशील प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, अलग-अलग विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार देखाना चाहिए? देखेंगे आप किस प्रकार से? क्या मापदंड के आधार पर? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बस यही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इस टाइप से काट के आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपके लिए प्रश्न। इसी पेपर का मैथ सेक्शन से हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न आपका पूछा गया था कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 11, 12, 5, 9। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को आप एक्स मानकर भी संख्याओं को कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीके से आप करिएगा। आंसर अपना वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, बाकी हम इसके प्रश्न आगे कराएँगे, तो इस प्रश्न को हम कराएँगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।